तृतीय वर्ष विज्ञान के विद्यार्थियों का रसायन विज्ञान की द्वितीय पेपर की कक्षा में स्वागत है। आज हम एन टू पाई स्टार ट्रांजिशन के बारे में अध्ययन करेंगे। एन टू पाई स्टार ट्रांजिशन मुख्य रूप से संतृप्त कार्बोनाइल यौगिकों में पाया जाता है, यानी ऐसे तरह के कंपाउंड में एन टू पाई स्टार ट्रांजिशन पाया जाएगा जो कि नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स रखते हैं। और मुख्य रूप से हम इसके अंदर कार्बोनाइल कंपाउंड की स्टडी करते हैं और ऐसे कंपाउंड्स की जिनके अंदर हेटेरो एटम भी उपस्थित हो या उसके ऊपर लोन पेयर भी उपस्थित हो और उसके साथ उसमें डबल बॉन्ड भी उपस्थित हो। तो ऐसे कंपाउंड्स में हम एन टू पाई स्टार ट्रांजिशन की अध्ययन करते हैं। ये बैंड अबंदी इलेक्ट्रॉन पाई इलेक्ट्रॉन की तुलना में हम जानते हैं कि हमेशा कम बल से बंधे हुए होते हैं, अतः कम ऊर्जा के अवशोषण के द्वारा ही इलेक्ट्रॉन उत्तेजित होकर सरलता से पाई स्टार ऑर्बिटल में जा सकते हैं। इस प्रकार प्राप्त बैंड को आर बैंड भी कहा जाता है, जो प्राय 270 nm से 300 के क्षेत्र में पाया जाता है, परंतु सिमेट्रिकली ये अलाउड या सम्मिति रूप से अनुमत नहीं होने के कारण आर बैंड कम तीव्रता का यानी मोलर एक्सटेंशन कोएफिशिएंट बिलो 100 का होता है। इसके अतिरिक्त संतृप्त कार्बोनिल यौगिकों में दो बैंड, एक पाई टू पाई स्टार संक्रमण के कारण और एक एन टू सिग्मा स्टार संक्रमण के कारण भी हो सकते हैं। ये दोनों बैंड सुदूर पराबैंगनी क्षेत्र या फार अल्ट्रावायलेट रीजन में, या हम कह सकते हैं कि 100 nm से नीचे वाले रीजन में पाए जा सकते हैं। अतः संतृप्त कार्बोनिल यौगिकों के पराबैंगनी स्पेक्ट्रम में कुल 3 अवशोषण बैंड होते हैं, जिनमें एन टू पाई स्टार ट्रांजिशन ही केवल हमारे अध्ययन के क्षेत्र यानी यूवी विजिबल रीजन के अध्ययन में महत्वपूर्ण है। हम जानते हैं कि कार्बोनाइल समूह ध्रुवीय प्रकृति का होता है। इस कारण से कार्बोनिल यौगिकों के अवशोषण बैंड विलायक की प्रकृति से बहुत प्रभावित होते हैं। विलायक की ध्रुवणता बढ़ने पर कार्बोनाइल यौगिकों का आर बैंड जो है उसके अंदर नीला विस्थापन या वर्णापकर्षी विस्थापन होता है या हिप्सोक्रोमिक शिफ्ट होता है, यानी ब्लू शिफ्ट यानी लोअर वेवलेंथ की तरफ शिफ्ट होता है, क्योंकि पाई ऑर्बिटल पाई स्टार और एन के बीच का ऊर्जा अंतर, जैसा कि आपको चित्र से दिखाई दे रहा है, बढ़ जाता है सॉल्वेंट के प्रभाव से या विलायक के प्रभाव से। अतः ब्लू पीक की शिफ्टिंग लोअर लैम्डा की तरफ हो जाती है। इसीलिए ऐसे वाले जो कंपाउंड्स होते हैं उनके अंदर ब्लू शिफ्ट पाया जाता है। ध्रुवीय विलायकों में जहाँ पर ऐसे कंपाउंड में जहाँ पर किसी भी प्रकार का अनसैचुरेशन पाया जाता है, वहाँ पर एन टू पाई स्टार ट्रांजिशन के साथ साथ पाई टू पाई स्टार ट्रांजिशन भी पाया जाता है, परंतु संतृप्त कार्बोनाइल कंपाउंड के अंदर केवल एन टू पाई स्टार ट्रांजिशन ही उपस्थित होता है। यदि विलायक प्रभाव को हम ध्यान से देखें तो आप जैसा कि स्क्रीन पर देख रहे हैं, सॉल्वेंट, आइसोऑक्टेन, क्लोरोफॉर्म और वाटर। यदि हमने आइसोऑक्टेन सॉल्वेंट लिया तो हमारे कंपाउंड मेसिटिल ऑक्साइड में जहाँ पर कि पाई टू पाई स्टार ट्रांजिशन भी है और एन टू पाई स्टार ट्रांजिशन भी है, ऐसे कंपाउंड के अंदर आइसोऑक्टेन में पाई टू पाई स्टार ट्रांजिशन 230
0.6 nm पर है और n2 पाई स्टार ट्रांजिशन 321 nm पर है। इसी तरह से क्लोरोफॉर्म में ये थोड़ा सा पाई टू पाई स्टार में बैथोक्रोमिक शिफ्ट होता है और n2 पाई स्टार में हिप्सोक्रोमिक शिफ्ट होता है। और इसी तरह से जैसे ही हम वाटर सॉल्वेंट लेते हैं तो दोनों पीक एक दूसरे में सबमर्ज हो जाते हैं या एक दूसरे के अंदर मर्ज हो जाते हैं, क्योंकि एक में ब्लू शिफ्ट है और दूसरे में रेड शिफ्ट है। तो इस तरह से कंपाउंड के अंदर सॉल्वेंट का प्रभाव पड़ता है। जबकि हमने पहले देखा कि पाई टू पाई स्टार ट्रांजिशन विलायक की ध्रुवणता से प्रभावित नहीं होता है। तो इस तरह से संतृप्त कार्बोनाइल यौगिकों में विशेषतः n2 पाई स्टार ट्रांजिशन पाया जाता है। अब हम असंतृप्त सैचुरेटेड कार्बोनाइल कंपाउंड्स के कुछ उदाहरण आपको बताते हैं। जैसे एसीटोन यदि हम लेते हैं तो एसीटोन के अंदर सॉल्वेंट यदि हम हेक्सेन लेते हैं तो हमारा पीक 279 nm पर आता है, परंतु यदि हम जल को विलायक के रूप में लेते हैं तो हमारा पीक 261.5 nm पर आता है। यानी आपको स्पष्ट रूप से इस उदाहरण में दिखाई दे रहा है कि संतृप्त कार्बोनाइल यौगिकों के अंदर हिप्सोक्रोमिक शिफ्ट विलायक के प्रभाव से हो रहा है। यहाँ पर यदि हम और एग्जाम्पल लेते हैं तो सॉल्वेंट का प्रभाव कार्बोनाइल कंपाउंड पर आपको स्पष्ट रूप से दिखाई देता है, यानी C डबल बॉन्ड O ग्रुप पर। C डबल बॉन्ड O के साथ जब जैसे एसिटल्डिहाइड है जहाँ पर कि C डबल बॉन्ड O के साथ H है, तो ऐसे केस में लैम्डा मैक्स का मान 293 होता है और मोलर एक्सटेंशन कोफिशिएंट का मान मात्र 12 और सॉल्वेंट यहाँ पर हमने कौन सा लिया है, जल लिया है। तो यदि हम सभी को देखें, एमाइड के अंदर इसका मान 214 है और मोलर एक्सटेंशन कोफिशिएंट का मान 7 है। इसी तरह से यदि हम इथाइल एसीटेट को लेते हैं तो इसके अंदर 204 और 60 है। यहाँ पर भी विलायक जल लिया जाता है। और इस तरह से यदि एसिटिक एसिड की बात करते हैं तो इसका वैल्यू भी 204 और मोलर एक्सटेंशन कोफिशिएंट का मान 41 है। यहाँ पर हमने एथेनॉल सॉल्वेंट लिया है। तो यहाँ पर हमें इन सब डाटा से स्पष्ट रूप से हमें दिखाई दे रहा है कि ऐसे जो उदाहरण हैं, ऐसे जो n2 पाई स्टार ट्रांजिशन है, इस n2 पाई स्टार ट्रांजिशन के अंदर जो ट्रांजिशन है वो हमेशा कैसा है, फॉरबिडन ट्रांजिशन। जैसे कि मोलर एक्सटेंशन कोफिशिएंट का मान जो बहुत कम है उससे हमें दिखाई दे रहा है। दूसरी बात यहाँ पर जो हमें स्पष्ट होती है कि यदि कार्बोनाइल ग्रुप्स से जुड़े हुए हाइड्रोजन को दूसरे ग्रुप जैसे NH2, OC2H5 या OH ग्रुप से यदि हम रिप्लेस कर देते हैं तो n ऑर्बिटल की एनर्जी कम हो जाती है। यानी जो हाइड्रोजन बॉन्डिंग वहाँ पर हो रही है वो हाइड्रोजन बॉन्डिंग n ऑर्बिटल की एनर्जी को या n ऑर्बिटल की ऊर्जा को कम कर देती है और इसलिए यहाँ पर कौन सा शिफ्ट हो रहा है, हिप्सोक्रोमिक शिफ्ट या वर्णापकर्षी विस्थापन हो रहा है, जैसा कि टेबल में लैम्डा मैक्स के डाटा से स्पष्ट रूप से आपको दिखाई दे रहा है। अब हम बात करते हैं संतृप्त यौगिकों में अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कार्बोनाइल कंपाउंड की। अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कार्बोनाइल कंपाउंड वे कंपाउंड हैं जिनके अंदर C डबल बॉन्ड O के साथ अल्टरनेट पोजीशन पे हमें डबल बॉन्ड दिखाई देता है। इसका एक एग्जाम्पल मैंने विलायक प्रभाव को समझाते समय उस समय आपको बताया था कि डिफरेंट वैल्यूज़ पाई टू पाई स्टार ट्रांजिशन और n2 पाई स्टार ट्रांजिशन की
जो आती हैं वो मेसिटिल ऑक्साइड में किस तरह से आपको दिखाई देती हैं। तो मेसिटिल ऑक्साइड भी अल्फ़ा बीटा अनसैचुरेटेड कार्बोनाइल कंपाउंड का एक बहुत ही अच्छा उदाहरण है। इसके अलावा हम बहुत सारे इसमें उदाहरण ले सकते हैं, परंतु यदि इससे पहले हम बात करते हैं कि यहाँ पर हमारे पास, जैसा कि मैंने आपको पहले बताया, पाई टू पाई स्टार ट्रांजिशन भी होता है और एन टू पाई स्टार ट्रांजिशन भी होता है। पाई टू पाई स्टार ट्रांजिशन 215 टू 250 nm पर होता है और एन टू पाई स्टार ट्रांजिशन 310 टू 330 nm पर होता है। इनका मोलर एक्सटेंशन कोएफिशिएंट काफ़ी कम होता है, यानी एन टू पाई स्टार ट्रांजिशन को यदि हम अध्ययन करते हैं तो इसका मान बहुत कम होता है। जैसा कि नीचे इस सामने दी गई टेबल से आपको दिखाई दे रहा है, यदि हम कुछ उदाहरण लें तो हम इन्हें एन टू पाई स्टार ट्रांजिशन को इसमें आर बैंड कहते हैं और पाई टू पाई स्टार ट्रांजिशन को के बैंड कहते हैं। के बैंड जो है वो मिथाइल विनाइल कीटोन के अंदर इसमें लैम्डा मैक्स का मान 212 पे, यदि आप देखो तो यदि हम लगातार चारों उदाहरण के अंदर देखें तो लैम्डा मैक्स का मान 250 nm से कम पे है, जबकि मोलर एक्सटेंशन कोएफिशिएंट का मान यदि हम देखें तो उसकी लॉग वैल्यू यदि दी हुई है तो वो 3 पॉइंट समथिंग इस तरह से है। इसका मतलब वो है हायर देन 10 टू द पावर 4 है, यानी 10 टू द पावर 4 की रेंज की है। आर बैंड में यदि हम देखें तो ये एन टू पाई स्टार ट्रांजिशन है और एन टू पाई स्टार ट्रांजिशन जो है वो 300 रेंज में मिलता है। तो जैसे कि एग्जांपल में मिथाइल विनाइल कीटोन में ये 320 nm पर है, मिथाइल आइसोप्रोपिनाइल कीटोन में 315 nm पर है, एक्रोलिन में 315 nm पर है और क्रोटोनल्डिहाइड में 322 nm पर है। और मोलर एक्सटेंशन कोएफिशिएंट का मान लॉग में यदि 1.32 इसमें लिखा हुआ है, इसका मतलब है ये बिलो 100 है। तो इस तरह से अल्फ़ा बीटा अनसैचुरेटेड कंपाउंड्स में दोनों तरह के ट्रांजिशन होते हैं, परंतु कुछ कंपाउंड के अंदर चूँकि पाई टू पाई स्टार ट्रांजिशन में बैथोक्रोमिक शिफ्ट है और एन टू पाई स्टार ट्रांजिशन में हिप्सोक्रोमिक शिफ्ट है, इसीलिए कुछ कंपाउंड में ये दोनों पीक आपस में मर्ज हो जाते हैं और मर्ज होने के पश्चात एक ही पीक हमें दिखाई देता है। इस तरह से अब हमने अल्फ़ा बीटा अनसैचुरेटेड कार्बोनाइल का अध्ययन किया। अब हम बात करते हैं यूवी विजिबल स्पेक्ट्रोस्कोपी की एप्लीकेशंस के बारे में। जैसा कि आपने पूरे चैप्टर का अध्ययन कर लिया है, आपको बहुत सी बातें इसके अंदर समझ आ गई होंगी। तो उन सब का सारांश है कि हम यूवी विजिबल स्पेक्ट्रोस्कोपी को कहाँ कहाँ पर उपयोग में ले सकते हैं। सबसे पहला उपयोग है इसका संरचना निर्धारण में। किसी भी कंपाउंड की संरचना निर्धारण में उसमें कितने डबल बॉन्ड प्रेजेंट है या उसके अंदर एन टू पाई स्टार ट्रांजिशन है या नहीं है, इन सब के बारे में जानकारी हमें अल्ट्रा वायलेट एंड विजिबल स्पेक्ट्रोस्कोपी में दिखाई देती है। जैसा कि मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया था कि दो कंपाउंड चाहे स्ट्रक्चर की कॉम्प्लेक्सिटी कितनी भी हो, परंतु यदि उनका अनसैचुरेशन का डाटा और ग्रुप्स का उसके आसपास के ग्रुप का डाटा सेम है तो कंपाउंड का लैम्डा मैक्स बराबर होगा। इसके अलावा इंफॉर्मेशन हमें इसमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग के बारे में भी मिल जाती है। स्ट्रक्चर डिटर्मिनेशन में अल्ट्रा वायलेट एंड विजिबल स्पेक्ट्रोस्कोपी के द्वारा आइसोमरिज्म के बारे में भी बताया जा सकता है कि आइसोमरिज्म कंपाउंड के अंदर सिस है या ट्रांस है। जैसा एक उदाहरण लेते हैं, जैसा कि आपको संरचना से दिखाई दे रहा है, इस कंपाउंड के अंदर लैम्डा मैक्स का मान 280 nm है सिस संरचना के लिए, जबकि ट्रांस संरचना के लिए इसका मान 295 nm है। तो केवल यूवी
विजिबल डाटा की वैल्यू के अंतर से हम ये बता सकते हैं कि कौन सी संरचना सिस है और कौन सी ट्रांस है। दूसरा इसका अध्ययन किया जा सकता है हम क्वांटिटेटिव एनालिसिस में। क्वांटिटेटिव एनालिसिस में यदि हम लैम्डा मैक्स का मान लैम्डा में हम ये निकालना चाहें कि ये कंपाउंड, ये कंसंट्रेट किसी भी पदार्थ की, अज्ञात पदार्थ की सांद्रता निकालना चाहें तो हम लैम्बर्ट बियर्ट लॉ के से निकाल सकते हैं। और यहाँ पर हम अलग अलग सांद्रता के बहुत सारे विलयन लेते हैं और उन सब का मोलर एक्सटेंशन कोएफिशिएंट का मान नोट कर लेते हैं और फिर सांद्रता और मोलर एक्सटेंशन कोएफिशिएंट के बीच में ग्राफ प्लॉट किया जाता है। फिर अज्ञात विलयन ले करके उसका मोलर एक्सटेंशन कोएफिशिएंट निकालते हैं और फिर उसका जब ग्राफ प्लॉट किया जाता है तो एक्स एक्सिस पर उसकी कंसंट्रेशन का मान हमें प्राप्त हो जाता है। तीसरा इसका जो यूज़ है वो है यूज़फुल इन प्योरिटी कंट्रोल, या इसका उपयोग शुद्धता के निर्धारण है। यदि अशुद्ध कंपाउंड होगा तो उसके वास्तविक पीक के अलावा हमें एक और एक्स्ट्रा पीक प्राप्त होगा जो कि अशुद्ध कंपाउंड पदार्थ की अशुद्धता के बारे में बताता है। इसके बाद है वुडवार्ड फिशर रूल से कॉन्जुगेशन की मात्रा बताने में, इसमें कौन सा आपका कंपाउंड के अंदर डबल बॉन्ड जो कॉन्जुगेशन में है उनकी कितनी संख्या है, इसके बारे में भी हमें पता चल जाता है। अगला एग्जाम्पल है टॉटोमरिज्म के डिफ्रेंशिएशन में या टॉटोमरिज्म की पहचान में कि कंपाउंड के अंदर टॉटोमरिज्म उपस्थित है या नहीं है। जैसे कि कार्बोनाइल कंपाउंड में और कीटोइनॉल टॉटोमरिज्म होती है। तो यहाँ पर पीक से पता चलता है, पीक के आधार पर कंसंट्रेशन निकाल लेते हैं और उससे हम निकाल लेते हैं कि कितने % कीटो फॉर्म है और कितने % इनॉल फॉर्म है। इस तरह से हम कंपाउंड